आप में से कितने लोगों ने वो गीत सुना है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। इससे आगे कुछ बात हो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इतिहास किस चिड़िया का नाम है और आज इसकी ज़रूरत हम कहाँ देखते हैं। क्या वर्तमान से पहले घटित सब कुछ इतिहास का पाठ है और कौन तय करता है कि इतिहास की परिकल्पना क्या होगी। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट जब मैंने ये सवाल सुना गोल्डन एज स्वर्णिम काल, मेरा सबसे पहले सवाल था अगर स्वर्णिम काल था तो किसके लिए था। इसके बीच में एक पंडारा रोड है। पंडारा रोड का असल नाम जो होना था, वो जो पर्सिवल स्पीयर ने बोला था, वो था पांडव रोड। एक क्लर्क ने वी को आर बना दिया, क्योंकि आप अगर स्मॉल लिखें तो आर जैसी दिखती है जल्दबाजी में। किसी ने उसको पूछा नहीं, पंडारा रोड बन गया जिसका कोई अर्थ है नहीं। आज के दौर में इतिहास का जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने को बता सकें कि जो भी आपको व्हाट्सएप पे आसानी से मिल जाता है वो इतिहास नहीं है। देखिए, मेरे दादाजी ने बोला था एक बार कि ताली बजाने से खून बढ़ता है, तो एक बार तेज़ी से अगर ताली बज जाए। मैं आपके फ़ायदे की बातें करता हूँ, अपने फ़ायदे की बातें मेरे से होती नहीं हैं। आज के दौर में इतिहास, तो आप में से कितने लोगों ने वो गीत सुना है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। किसी ने नहीं सुना? या चाय पी के थोड़ा आप आराम फरमा रहे हैं। थोड़ा सा हम ऐसी कुछ मैंने सोचा कि इतिहास पे अगर बात होगी तो कुछ इंटरेक्शन होगा तो और मज़ा आएगा। तो हम सबसे पहले पहली स्लाइड हम चलते हैं। इतिहास, ये शब्द सुनते ही कई चीज़ें जहन में आती हैं, पर शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहूँगा आप सबके साथ। आप सभी अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करें। सभी अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करें और सोचें, जहन में सबसे पहले इतिहास को सोच के आपके दिमाग में क्या आता है। दूसरी स्लाइड। आंखें खोल सकते हैं, वरना सो भी सकते हैं आप लोग, तो आंखें खोल लीजिए समय पे। आप में से कितने लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष या किसी युद्ध या किसी डेट के बारे में सोचा? अमूमन जो लोग होते हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों के आसपास इतिहास को रिस्ट्रिक्ट करके रख देते हैं, सीमित करके रख देते हैं। पर क्योंकि हमने पैसा छोड़ के इतिहास चुना, वरना हम हिस्ट्री छोड़ के कुछ और पढ़ते। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और बड़ा परेशान करते हैं। तो वो परेशानियाँ लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके हर परेशानी का जवाब आपके पास हो तभी आप वो परेशानी पर सवाल करें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब समय के साथ धीरे धीरे हम सब मिल के ढूंढते हैं। सवाल जैसे कि इतिहास क्या है, इतिहास और पास्ट, हिस्ट्री एंड पास्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, हिंदी में जो इतिहास है और अंग्रेज़ी की जो हिस्ट्री है उसमें क्या मूल डिफरेंस है, और आज के देश में इतिहास की क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या परेशानियां हैं। इन सब पर हम 15 मिनट की बात करेंगे। और निरुपम जी ने खुद को तो लालची बता के बचा लिया। अब हम जो 20 मिनट से ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं वो क्या करें, उसका भी ये भी एक सवाल है। तो आखिर आज के दौर में इतिहास की क्या ज़रूरत है। अगला स्लाइड, इसके अगला। आप ये 3 चित्र देखें। सबसे पहला, आप जानते हैं अनारकली जो मधुबाला बनी थी के आसिफ की मुग़ल आज़म में। दूसरा एक है कि भारत को 99 साल की लीज़ पर आज़ादी मिली थी। और तीसरा कि ताजमहल बना के शाहजहां ने सारे मज़दूरों के हाथ काट दिए। आप में से ये कहानियाँ कितने लोगों ने सुनी हैं? मुझे यकीन है आप में से कई लोगों ने इसको कई बार सुना है। लेकिन आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है कि ये किसी किताब में लिखा हो, कहीं दर्ज हुआ हो? ये सभी कहानियाँ पब्लिकली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं और इसके होने के कारण लगभग इतिहास का दर्जा पा चुकी हैं। हम सबका इतिहास पर अधिकार है क्योंकि इतिहास हमारी खुद की कहानी बताता है। हिस्ट्री इज़ वेरी पर्सनल टू अस, रिजल्टिंग इन द पॉपुलर अजम्पशन दैट हिस्ट्री कैन बी टोल्ड बाय एनीबडी कैन बी अ हिस्टोरियन। आज के हमारे समाज में हर कोई अपने को एक बेहतरीन डॉक्टर और एक इतिहासकार मानता आया है। व्हाट्सएप का बहुत ही शुक्रिया। That they believe that historians who write history professionally have cheated us in the past.
and the popularized understanding that all history is written by the leftist historians should be discarded is a notion that has taken over the discourse of history in India today. There's no other discipline as public as history, as democratic as history. And I cannot go and claim that I am a civil engineer because I have read a couple of books. But now any civil engineer can go and say that I have read a couple of books and I have an authority on history. Though this openness of the discipline is beneficial in some aspects because of the intellectual freedom it provides, because every coin has two sides, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. इससे आगे कुछ बात हो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इतिहास किस चिड़िया का नाम है और आज इसकी ज़रूरत हम कहाँ देखते हैं. क्या वर्तमान से पहले घटित सब कुछ इतिहास का पाठ है और कौन तय करता है कि इतिहास की परिकल्पना क्या होगी. हिंदी में इतिहास का मतलब है इति धन हास, मतलब दस इट वॉज. लेकिन जब अंग्रेज़ी में हिस्ट्री पढ़ते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट दस इट वॉज एंड दस यू come to say it would have been like this. There is a possibility. Modern history writing in India emerged with the attempts of the British at the understanding Indian history. In 1817, James Mill authored a book titled The History of British India. He periodized history into Hindu, Muslim and British periods, not the Christian period. From there, history writing evolved to the nationalist period, in which scholars like R.C. Majumdar, K.P. Jaiswal, M.G. Ranade and others focused on glorifying India's ancient past, as opposed to the colonial view of the uncivilized. And after independence, in the 1960s, the discipline of history was reinterpreted by historians who were professionally involved in the writing of history and understood history in terms of accommodating various historical and social changes, like the changes in the mode of production or other sorts of histories, because they came from a historical understanding of material dialecticism that was given by Karl Marx, and thus came to be known as the Marxist scholars. Later, schools like Dalit, subaltern and tribal historiography also influenced our understanding of the past and made the discipline a more inclusive space for different ideas. Because history never remains static. हिस्ट्री जो इतिहास है वो स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है. अगर कोई एक नया साक्ष्य सामने आया, उसका कोई एक नया इंटरप्रिटेशन हुआ, उससे इतिहास की पूरी परिकल्पना, उसकी पूरी जो भी हम सोचते हैं इतिहास के बारे में वो बदल जाता है. इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाल में हुए जो राखी गढ़ी में एक्सकवेशंस हैं वो हैं. हाल में ही हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को और पीछे ढकेल दिया है, जो भी नए एक्सकवेशन सामने आ रहे हैं. इसके पीछे वाला एक बार इसके पीछे के पीछे जो था, there is a difference then between the past and history. And history has more to do with the present and future than the past. History is an unending dialogue between the past, present and the future. Past that a historian studies is not a dead past, but is something that surrounds us even today, which influences our present and also casts a shadow on our future. This is what Janab R.G. Collingwood mentioned in his book on history. History is an important issue because it goes beyond the confines of mere academic circles. And everyone has an opinion on it, as mentioned. इतिहास आपकी पहचान बनाने में मदद करता है. It helps in creating identities. Identities which are often imagined and contested in our contemporary times. And people in troubled times seek refuge in the past, finding moments that can soothe the pain of the present. Then it is interesting in that context to study the relation between nationalism and history. राष्ट्रवाद और इतिहास के बीच का जो संबंध है. एरिक हॉब्सबॉर्न नाम के एक बड़े शानदार हिस्टोरियन रहे ब्रिटेन में. उन्होंने कहा था, हिस्ट्री इज़ टू नेशनलिज्म व्हाट पॉपी इज़ टू द ओपियम एडिक्ट. All nationalists across the world try to seek legitimacy of a golden age in the past that they hope that they would return if they succeed in the present. History shapes identities, and later in India, if you see this historical trend, ये जो स्वर्णिम काल की एक परिकल्पना हमारे जहन में है कि एक ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और तमाम चीज़ें. अगर आप किसी से पूछिए कि भाई स्वर्णिम काल आप कहाँ पाते हैं, कल मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो बड़ा अच्छा कांग्रेसी, बहुत शानदार, बोला कि भाई मेरे लिए स्वर्णिम काल नेहरू का काल है.
फिर हमने किसी और से पूछा कि आप बताइए आपका क्या क्या सोचना है इस पे। कहते नहीं, गुप्ता काल जो था चौथी शताब्दी, वो हमारे लिए स्वर्णिम काल है, क्योंकि उस समय कि क्या रीज़न क्या है, क्यों आप बोल रहे हैं, उस समय गोल्ड कॉइन चलते थे। बड़ा बड़ा अच्छा है भाई, हम तो मानते हैं, अच्छी बात है। और अगर ये चीज़ हिस्ट्री से हटकर प्रोटो हिस्ट्री में होती है या प्री हिस्ट्री में होती है तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको प्रूफ करने के लिए कोई सोर्सेज ही नहीं है। आप कोई भी कहानी बनाइए और उसको आप मनोहर कहानियों की तरह बेचते रहिए, क्योंकि उसके बाद कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता सोर्सेज कहाँ हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब ऐसा समय जहाँ पे लिपि हमें नहीं मिलती। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा समय जहाँ लिपि तो है लेकिन हमें पता नहीं, हमने डिसाइफर नहीं करी क्या लिखा है। तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मिलते हैं उससे रिकंस्ट्रक्ट होता है पास्ट। तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट जब मैंने ये सवाल सुना गोल्डन एज, स्वर्णिम काल, मेरा सबसे पहले सवाल था अगर स्वर्णिम काल था तो किसके लिए था? क्या उस ज़माने में महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल था, या जो निचले स्तर के लोग थे उनके लिए कोई गोल्डन एज था? जो सबॉल्टन जिसको बाद में डिफ़ाइन किया गया, पीपल विदाउट एजेंसीज, क्या उनके लिए स्वर्णिम काल था? या सिर्फ जो रजीम में है, जो राज कर रहा है, जो और उस राज से फ़ायदा उठा रहा है, कभी अपॉर्चुनिस्ट होके या कुछ होके, उनके लिए स्वर्णिम काल था? अगर वो है तो आज भी स्वर्णिम काल है, कल भी स्वर्णिम काल रहेगा और कल भी था, हर काल फिर स्वर्णिम काल है। In this regard, history also plays a role in the political sphere. Since ages, history has been used to legitimize and propagate ideas by the ruling classes. Be it the court histories of ancient and medieval India, आप अबुल फजल पढ़ें या बाकी जो मुगल काल में लिखते थे कोर्ट हिस्ट्रीज, या पॉपुलर हिस्ट्रीज ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन आवर टाइम्स, history has been used, misused and abused through the centuries, because history serves many purposes, not just the academic but otherwise as well. The French historian Marc Bloch once said, misunderstanding of the present is the inevitable consequence of ignorance of the past. What we are today has its root in history, and that is why history as a discipline is always on the radar of the political regimes. In India, as lay people, we don't read enough. हम आम लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं, हमें बड़ा वो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए होती है कि एक लाइन में हमें सब कुछ बता दिया जाए और उसके बाद हम अपने काम की तरफ, वो लोग अपने काम की तरफ। इस समय क्योंकि बड़ा आसान हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप एनरोल कर लीजिए, आपको रोज़ सुबह 2-3 अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं। उसमें आप कई जगह सुनते हैं, कोई भी आजकल उठ के आप हिस्टोरियंस को क्वेश्चन करता है विदाउट सोर्सेज कि इन्होंने ऐसा बोला, युधिष्ठिर कैसे आप ले आए अशोक की कहानी में, और तमाम चीज़ें ऐसे आपको सुनने मिलती हैं। They condemned historians for their prejudice in attempting to write academic histories. Now history in that sense has a dual purpose. The first, to understand how societies have evolved over the centuries. It reveals the story of who we are, where we come from and where we are headed. The other purpose of it is to serve as legitimacy, which I have already mentioned. It also shows how every majoritarian force in the world had to face opposition from the people, even in democratic societies, and how powerful protests emerged, and that is what history teaches you in the present time. Now, the challenge of studying history is manifold. The mere act of studying history critically is now becoming an act of resistance. Over the years, academic history has distanced itself from public. This is a critique that needs to be addressed. Over the years, academic history has distanced itself from the public at large. Academic history is not approachable and accessible to the public. The first challenge for historians and history students now is to bridge the gap that exists between academia and the public history at large. इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी भाषा में साहित्य अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है, उसको उपलब्ध किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं में सिर्फ अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको ज़्यादातर हिस्ट्री की किताबें उपलब्ध होती हैं, लेकिन इतिहास तो उनका भी है जिनके पास भाषा नहीं है। तो उधर तक कहाँ कैसे पहुँचा जाए, ये भी आज विचार करने की हमें आवश्यकता है।
हिस्ट्री शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स टोटलिटी, दैट इज़ विद इट्स कॉन्टेक्स्ट। आजकल जो रील का कल्चर आ गया है जिसमें आपको 1 मिनट में पूरा समझाना पड़ता है चीज़ें, इतिहास वैसा नहीं पढ़ा जाता। इतिहास में कुछ भी चीज़ अगर घटित हुई है उसके पीछे कई सारे कारण होंगे, और वो कई सारे कारणों में भी और सारे कारण होंगे। तो इट्स लाइक वो बढ़ता जाता है, सीरीज़ है। एंड टोटलिटी शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद एंटायरिटी ऑफ द पास्ट। अगर हम बोल रहे टोटलिटी है एक हिस्ट्री की, तो वो ये नहीं कि सारा पास्ट आप पढ़ें। इट इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वट एवर हैपेंड। In a society where pure sciences have been given primacy, today is the Indian Science Day, Vigyan Divas. Pure sciences have been given primacy over social sciences. It is difficult to explain how the process of history writing works. It does not happen on social media or news channels. On the contrary, history writing is a much more rigorous exercise undertaken by people who are trained to do so. The image of the past is the historian's contribution to the future, as Professor Romila Thapar mentioned in her book. The writing of history should not be left to the whims and fancies of politicians and political ideologies in any time, not even today, but even in history and the future. Now, क्योंकि अब आपको मैंने काफ़ी बोर कर दिया है, समय के पास हूँ, तो कुछ एक बोरिंग हिस्ट्री जो समझी जाती है उससे हट के थोड़ी बात करते हैं। अब मैं इससे परे जा रहा हूँ। एक बार आपको हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं। अब मैं अनस्क्रिप्टेड बोलूँगा। आगे कर दें और आगे। आपको बिपिन चंद्र पाल और लेमिनेट का किस्सा किसी को पता है क्या? लेमिनेट किसने किसने पिया है? नींबू पानी और सोडे वाला। आप सोडा किसी और में डालते हैं, बुरी बात नहीं है, स्वाद बढ़ता ही है। लेकिन देखिए, एक ज़माने में सिलहट में रहते थे बिपिन चंद्रपाल जब वो स्कूल में थे। उस ज़माने में सिलहट में कम्युनल टेंशन हो गया था हिंदू और मुसलमान के बीच। तो उस ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि जो हिंदू परिवार थे कि जो मुसलमान और लोअर कास्ट हैं उनका बना हुआ हम कुछ नहीं खाएंगे, वो बहुत ही पॉल्यूटेड है। तो अब कम्युनल राइट्स हो गई। तो उस ज़माने में सिलहट में एक लेमिनेट की कंपनी खोली गई, नींबू पानी बनाने वाले एक कंपनी खुली जिसमें सोडा डाल के वो नींबू पानी बनाते थे। तो जो उसको बेचने वाला था, अब जब आप कुछ बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए आपको। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो बिपिन चंद्र पाल के स्कूल के पास था वो एक मुसलमान था। अब युवा जनता जो है वो जानती है कि कुछ चीज़ हमें पसंद आ गई तो हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उन्होंने कहा हटाओ ये कम्युनल राइट वगैरह, हमें तो पीना है लेमिनेट। तो बिपिन चंद्र पाल और उनके दोस्त रोज़ लेमिनेट पिया करते थे उधारी पे, क्योंकि युवा उम्र में आप उधारी बहुत अच्छे से लेना सीख जाते हैं। तो एक बार जो वो मुसलमान सेल्समैन था वो गया उनके घर, बिपिन चंद्र पाल के घर, और उनके फादर से बोला, रामचंद्र पाल से, कि भाई साहब आप ये पैसा हमारा इतना बकाया है, ये हमें पे कर दीजिए, हम चलते बने। अब पैसा तो दे दिया, लेकिन पता चला मुसलमान के यहाँ ये लेमिनेट पी रहा है। तो बहुत डांट पड़ी। वो डांट के बाद शाम को बिपिन चंद्रपाल बीमार पड़ गए, पेट में दर्द होने लगा और डायरिया हो गया साहब को। डायरिया सही हुआ सुबह तक, लेकिन उन्हें उसके बाद प्यास बहुत लगने लगी। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि भाई अगर आपको सही होना है, इसका एक ही इलाज है कि आप नींबू पानी पीजिए, सोडे वाला। अब युवा बिपिन चंद्रपाल ने कहा मैं तो नहीं पी रहा क्योंकि मेरे पिताजी ने मना कर दिया। अब मरता क्या ना करता, पिताजी ने बोला भैया देखो दवाई समझ के पी लो। और ऐसा ये बिपिन चंद्रपाल और लेमिनेट का किस्सा है। ये भी इतिहास है। आपने बिपिन चंद्रपाल को स्वदेशी मूवमेंट और तमाम गरम दल में पढ़ा है, लेकिन ये भी एस्पेक्ट उनके जीवन का है, सोशल हिस्ट्री का है। अगला हम चलते हैं। क्या एक गाना आपको इतिहास सिखा सकता है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि मैं सिनेमा पे काम करता हूँ। यहाँ रविकांत साहब भी बैठे हैं, वो भी सिनेमा पे काम करते हैं, और तमाम लोग हैं, मिहिर बैठे हैं। हमें ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि इतिहास और भी तरीके का होता है। एक आपको गाना सुनाते हैं बड़ा मज़ेदार। हमारे ज़माने में श्रीमती नूरा फ़ातेही ने बड़ा अच्छा डांस भी किया था इस पर। आपको वो गीत हम सुनाते हैं। ये ओरिजिनल गीत है।
आगे कर दीजिए इसको। बस 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 बस। हार गई मैं, प्यास नहीं बुझदी मेरी, सोनिया कोका कोला पिया दे, जालिमा कोका बस यहाँ रुकिए कोला आप। पिया। किसने ये गीत सुना था पहले? शर्माइए मत, देखिए। हाँ, नहीं सुना था। ये 1963 की एक फिल्म चंद ते सूरमा, पंजाबी फिल्म, पाकिस्तान की एक फिल्म का गीत है। जालिमा कोका कोला पिला दे। वाह, आप पोइट्री देखिए। आप सभी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आलोचक और कवि बैठे हैं, वो इसके पोइट्री पर बात कर सकते हैं आगे। 53 में पाकिस्तान में पहली बार कोका कोला आया था और उसके बाद 60s में हमें पता है कि उधर सरकार बनी ज़िया-उल हक साहब की। अगली स्लाइड आप दिखा दें साहब। ज़िया-उल हक साहब बड़े मज़ेदार कैरेक्टर हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, उन्होंने हर चीज़ पे बैन लगा के रखा था। आप साड़ी नहीं पहनेंगे, आप कथक नहीं करेंगे, आप पोइट्री नहीं पढ़ेंगे तो फैज़ साहब बैन हो गए। उसके बाद इकबाल बानो साड़ी पहनती थी, वो भी बैन हो गई। नूर जहान पाकिस्तान गई पार्टीशन के बाद। उनकी आखिरी फ़िल्म हिंदुस्तान में जुगनू थी शायद 47 में। यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, अब बड़ा शानदार गाना है, सुनिएगा। तो इस पूरे वाक़ये से, इस गाने से हमें ये तो पता चल गया कि प्रोहिबिशन था पाकिस्तान में। तो अभी फ़िल्म मेकर को प्रॉप तो चाहिए। अगर वो मुजरा कर रही है कोठे पे, तो वो लेमन जूस के साथ तो करेगी नहीं, लेमनेड के साथ कुछ एक का तो तरल पदार्थ चाहिए ऐसा जिससे इंटॉक्सिकेट हुआ जा सके। तो विलायती दारू नहीं तो विलायती ये ड्रिंक को उन्होंने दिखा दिया एज अ सिम्बॉलिज़्म कि ये दारू है। तो इस गाने से आपको कोका कोला की पाकिस्तान में हिस्ट्री पता चल गई। अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट होते तो आप अगली स्लाइड दिखाइए ज़रा। आप ये पूछते कि भारत में कोका कोला कब आई। अगला स्लाइड। कोका कोला भारत में 56 में आई थी और उसके बाद उन्होंने बोला था भाई रिफ़्रेश ताज़ा हो ले। अभी उसके बाद अभी किसी और कंपनी ने वो टर्म यूज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन 70s में जनता सरकार के दौरान उन्हें बोला गया या तो आप अपना पूरा इक्विटी हिंदुस्तान में रखिए या वापस चले जाइए। तो कोका कोला ने उस ज़माने में कह दिया हम चलिए हम वापस जाते हैं। कोका कोला को हिंदुस्तान में मार्केट करते थे कैंपा कोला कंपनी, और जैसे ही वो गए उसके बाद हिंदुस्तान में इसी तरीके की और ड्रिंक्स बनने लगी। तो आपने ग्लूको कोला का नाम सुना होगा, ग्लूको कोला बाद में बनी। अगला आप दिखाइए। गोल्ड स्पॉट, जो मेरे ज़माने के लोग हैं 2000 के बाद पैदा हुए, वो अपने पेरेंट्स से पूछिए, और जो हमसे पहली जनरेशन है वो शायद इसको पी भी चुकी है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भाई साहब थोड़ा हम आराम से, 1 मिनट आप हमें और दें, 777 करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ड्रिंक चला दी थी। और उसके बाद कैंपा कोला ने बोला कि अब डिस्ट्रीब्यूटर हम नहीं है तो हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और हम शुरू करेंगे। तो कैंपा कोला की हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। अगला, इसके अगला दूसरा, शहरों के इतिहास। ये भी एक तरह का इतिहास है जो आपको समझना चाहिए। पंडारा रोड इधर जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, इसके पास ही पंडारा रोड है। आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश करी पंडारा का मतलब क्या है? पंडारा रोड का असल नाम पर्सिवल स्पीयर साहब सेंट स्टीफेंस में हिस्ट्री प्रोफेसर थे। उनको ये मौका मिला था कि वो सारे शहर में सारी नई दिल्ली की सारी सड़कों के नाम रखेंगे। तो पृथ्वीराज रोड है, औरंगज़ेब रोड थी, और अकबर रोड है, तुगलक रोड है, तमाम रोड हैं। इसके बीच में एक पंडारा रोड है। पंडारा रोड का असल नाम जो होना था, वो जो पर्सिवल स्पीयर ने बोला था, वो था पांडव रोड। एक क्लर्क ने वी को आर बना दिया, क्योंकि आप अगर स्मॉल लिखें तो आर जैसी दिखती है जल्दबाजी में। किसी ने उसको पूछा नहीं, पंडारा रोड बन गया, जिसका कोई अर्थ है नहीं। असल में इसका पंडारा रोड नाम था। दूसरा गफ़ार मार्केट है करोल बाग के पास। हम खान मार्केट के पास बैठे हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, क्योंकि अब एकेडमिक्स को होमवर्क देना बहुत पसंद है। आपका होमवर्क है आप ये पता करें खान मार्केट और गफ़ार मार्केट का रिलेशन क्या है, और पार्टीशन के बाद दिल्ली कैसे बसी और उजड़ी, आप जो भी जिस तरीके देखना चाहें। डेमोग्राफिक चेंज क्या आया।
तो मुझे लगता है समय भी समाप्त हो गया है। आज के दौर में इतिहास का जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने को बता सकें कि जो भी आपको व्हाट्सएप पे आसानी से मिल जाता है वो इतिहास नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी, किताबें आप पढ़ें, खुद लोकल हिस्ट्रीज़ को पढ़ें, पर्सनल हिस्ट्रीज़ को पढ़ें, आपके खुद के ख़ानदान की हिस्ट्री पढ़ें, जहाँ जिस गली में रहते हैं उसकी हिस्ट्री पढ़ें। और पढ़ना ज़रूरी इसीलिए क्योंकि आज राजकमल प्रकाशन 77 साल पूरे करके 78th ईयर में जा रहा है। जब हम इस देश में हैं जहाँ पे पढ़ाई को बहुत कम दर्जा मिलता है और पकौड़े बनाने को ज़्यादा दर्जा मिलता है, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि ये रेजिस्टेंस के एक्ट होते रहें। बहुत शुभकामनाएं महेश्वरी परिवार, राजकमल परिवार को। और किताबें छापें, हम 200 के आप 2000 छापें ताकि हम पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया।